हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आज बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की बायोलॉजी का जो टिश्यू का चैप्टर हमारा चल रहा है, सेकेंड चैप्टर हमारा चल रहा है टिश्यू का। तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं हम कनेक्टिव टिश्यू की। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आज पहले की जो हमारी वीडियो थे कनेक्टिव टिश्यू के, जैसे कि हमने बात किया था कार्टिलेज की और बोन के बारे में, और एरियल टिश्यू के बारे में हमने बात की थी वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की। तो आप वो वीडियो आप देख सकते हैं ताकि आपका जो कंटिन्यूटी बनी रहे हमारे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे वस्कुलर टिश्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं वस्कुलर टिश्यू। तो वस्कुलर टिश्यू की बात करें, सबसे पहली बात तो हमारे वस्कुलर मतलब क्या है कि कनेक्टिंग टिश्यू हमारा है बेटा ये। ठीक है, जो वस्कुलर टिश्यू है वो हमारा एक तरह कंडक्टिंग टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ठीक है, वस्कुलर का मतलब यही है कि ऐसा टिश्यू जो कंडक्टिंग है, जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, वो चीज़ों को लाने और ले जाने में मदद करता है, हमारी वेस्ट को ले जाने में, लेके आने में, और जो हमारी ज़रूरी चीज़ें हमारी बॉडी में जैसे कि हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, आपका जो डाइजेस्टेड फूड है या एंजाइम्स हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? वस्कुलर टिश्यू करता है। ठीक है, तो वही हमारा कहलाता है वस्कुलर टिश्यू कहलाता है। ठीक है, अगर हम जनरल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसकी जो टिश्यू है हमारा वस्कुलर टिश्यू, वो क्या फ्लूइडी है। फ्लूइडी मतलब फ्लूइड की बात हो रही है, जो वस्कुलर टिश्यू हमारा फ्लूइड है। ठीक है, फ्लूइड हमारा, फ्लूइड का मतलब है जो क्या है, फ्लो कर सकता है, ऐसी चीजें जो, अगर फ्लूइड की बात करें, फ्लूइड होता है क्या, फ्लूइड ऐसी चीजें होती हैं जो फ्लो कर सकती हैं। तो हमारा जो वस्कुलर टिश्यू हमारा फ्लूइडी होता है नेचर, और उसका जो मैट्रिक्स होता है वो फाइबर फ्री होता है, लेकिन इसके मैट्रिक्स में फाइबर हमें देखने को नहीं मिलता है। जैसे हमें कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में देखने को मिला था, तो वहां पर हमें फाइबर देखने को मिले थे, मगर यहाँ पर क्या कोई भी फाइबर हमें देखने को नहीं मिलता है। और इस टिश्यू के अंदर क्या आपको देखने को मिलेगा? फ्री फ्लोटिंग सेल्स। जो वस्कुलर टिश्यू है, इस टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड टिश्यू है, एक तरह का फ्लूइड टिश्यू है, इस फ्लूइड टिश्यू के अंदर आपको तैरते हुए सेल्स नजर आएंगे, फ्री फ्लोटिंग फ्री सेल्स नजर आएंगे, जो उस ब्लड उसकी जो मैट्रिक्स है, किसकी, वस्कुलर टिश्यू की जो मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या फ्रीली फ्लो करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, फाइबर फ्री मैट्रिक्स होता है और उसके मैट्रिक्स में क्या है, फ्री फ्लोटिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमारा है वस्कुलर टिश्यू। इस तरह के जो मैट्रिक्स है इनकी, ये मैट्रिक्स कोई भी किसी तरह का भी कोई सेल सिक्रीट नहीं करता है। ठीक है, अब बात करें टाइप्स की, तो वस्कुलर टिश्यू कौन कौन से टाइप हो गए बेटा? एक पहला हो गया हमारा ब्लड हो गया, एक हमारा लिम्फ हो गया। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम हमारी बॉडी की बात कर रहे हैं, हमारी बॉडी में जो वस्कुलर टिश्यू उसकी बात कर रहे हैं, हमारी नसों में जो खून बह रहा है वो हमारा वस्कुलर टिश्यू है, और हमारे जो स्किन है, जो हमारे बॉडी की टिश्यू है, इनके बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो भी हमारे क्या है, वस्कुलर टिश्यू है, जिसे हम लिम्फ कहते हैं। तो बड़ा ही आसान है समझने में, हम अपने बॉडी से जोड़कर इसको देख सकते हैं कि हमारी नसों में जो खून बह रहा है वो कहलाता है वस्कुलर टिश्यू, और जो हमारे टिश्यूज हैं, हमारे सेल्स हैं, इनके बीच में जो फ्लूइड बहता है, यहाँ पर क्या स्पेशल नसें नहीं होती हैं, तो वहां पर एम्प्टी स्पेस होता है, उन एम्प्टी स्पेस के अंदर क्या वो फ्लूइड जो फ्लो करता है उसे कहते हैं लिम्फ। क्या कहते हैं? लिम्फ। ठीक है, बात समझ में बेटा, ब्लड एंड लिम्फ। तो दो तरह के टिश्यू के हमारा, ब्लड एंड लिम्फ। अब हम बात करें ब्लड की, बात करेंगे सबसे पहले कि ब्लड क्या होता है हमारा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। जो ब्लड हमारा होता है रेड इन कलर होता है, कनेक्टिव टिश्यू है। सिंपल सी बात है कि हमारी ब्लड है, हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को आपस में जोड़ता है, चीजों को किसी ऑर्गन से लेके आता है, किसी ऑर्गन के पास पहुंचाता है, तो यानी जोड़ने का काम तो करता ही है। इसीलिए क्या है, ये वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ओपेक होता है, ओपेक मींस इसके थ्रू क्या लाइट पास नहीं करती, अल्कलाइन होता है, और इसकी जो पीएच, ये पॉइंट हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, उसकी जो पीएच होती है हमारी क्या है, ब्लड की 7.4 होती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमारा ये जो पॉइंट है कि पीएच हमारी ब्लड की कितनी होती है, 7.4 होती है। ठीक है, जो कि ब्राइट रेड इन कलर होता है। ब्राइट रेड इन कलर क्यों होता है? क्योंकि इसके पास क्या होती हैं, ब्लड के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम आरबीसी कहते हैं, आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आरबीसी होते हैं जो कि ब्लड को, हमारे खून को लाल रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं उसको क्या है, रेड इन कलर। ठीक है, जो कि हमारी पूरी बॉडी का जितना भी वेट है उसका 7 से 8% जो बॉडी वेट हमारा कौन बनाता है, ब्लड।
100% हमारा जो बॉडी वेट है उसमें 7 से 8% जो बॉडी वेट हमारा किसका है, हमारे खून का होता है। अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो जो हमारा ब्लड है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। हमारा पहला है प्लाज्मा, ठीक है, दूसरा हमारा होगा यहाँ पर है ब्लड कार्पसेल्स यानी कि ब्लड सेल्स, ठीक है, यानी कि ब्लड के अंदर दो चीजें मिलेंगी आपको, तो प्लाज्मा मिलेगा और साथ मिलेंगे ब्लड सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा क्या है, जो ब्लड है, ब्लड में से अगर हम ब्लड में से माइनस कर दें या हटा दें किसको, ब्लड सेल्स को हटा दें, यहां से माइनस कर दें, तो बाकी जो पीछे जो बचेगा एक कलरलेस एक फ्लूइड बचेगा जिससे हम कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। अब प्लाज्मा क्या है, लाइट येलो कलर होता है, यानी कि लगभग कलरलेस होता है, ये कलर लिक्विड होता है, पार्ट ऑफ ब्लड एंड फॉर्म्स अबाउट, ब्लड का 55 से 60% जो हिस्सा होता है हमारा किसका बना होता है, प्लाज्मा का बना होता है, ठीक है। याद रहेगी बेटा, यहाँ तक लाइट येलो स्ट्रॉ कलर का होता है, वैसे इसको कलरलेस मान के चल सकते हैं, और ये ब्लड का 55 से 60% हिस्सा होता है, ब्लड का टोटल ब्लड का 55 से 60% हिस्सा हमारा प्लाज्मा का बना होता है, ठीक है। और प्लाज्मा के अंदर भी क्या है, 90 से 92% क्या पानी होता है प्लाज्मा के अंदर भी 92% क्या होता है, पानी होता है। 1 से 2% क्या होता है, हमारे मिनरल्स होते हैं, और 6 से 8% हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन की बात हो रही है, टोटल ब्लड का 55 से 60%, और जो प्लाज्मा है इसके अंदर भी जो 90 से 92% हमारा पानी होता है, 1 से 2% हमारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम वगैरह है, जो वो हमारे मिनरल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और 6 से 8% हमारी क्या होती है, प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। और जो मेन जो साल्ट है ब्लड का, हमारा प्लाज्मा का हमारा कौन सा है, वो सोडियम क्लोराइड है। कौन सा है बेटा, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट आपको वहां देखने को मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट भी वहां पर देखने को मिलता है ब्लड के अंदर, सोडियम क्लोराइड के अलावा। मगर जो प्लाज्मा का जो मेन जो साल्ट है हमारा कौन सा है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और जो ब्लड प्रोटीन्स की बात करें, ब्लड प्रोटीन से हमारे क्या, एक तो एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन्स है, एंड फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। दीज आर द प्रोटीन्स प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है हमारी बेटा, ठीक है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, ग्लोबुलिन होती है। ग्लोबुलिन हमारी कौन सी प्रोटीन है, जो ऐसी प्रोटीन्स जो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करती है, वो प्रोटीन्स, ठीक है, यानी कि एंटीबॉडीज की बात हो रही है। तो ग्लोबुलिन्स हमारी प्रोटीन्स होती हैं जो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती हैं, जो हमारी बॉडी को हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। और उसके अलावा जो फिब्रिनोजन एंड जो प्रोथ्रोम्बिन है, फिब्रिनोजन एंड जो प्रोथ्रोम्बिन है, ये हमारी क्या करती हैं, ब्लड के क्लॉट को फॉर्मेशन का काम करती हैं। जहां पर चोट लग जाती है, चोट लगने के कारण वहां से खून आता है, तो उस खून को रोकने का काम करती हैं ये प्रोटीन। कौन कौन सी, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन हमारी प्लाज्मा के अंदर जो प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो जो प्लाज्मा है वो हेल्प करता है किसके ट्रांसपोर्टेशन में, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट गैसेस, हॉर्मोन्स एंड लैक्टिक एसिड, इनको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है प्लाज्मा। इसके अलावा जो मैंने बताया था फिब्रिनोजन और जो प्रोथ्रोम्बिन है वो क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है, यानी कि जो रक्त का थक्का जमता है हमारी बॉडी के अंदर, नहीं बॉडी के बाहर, यानी कि सिंपल भाषा में कहते हैं खुरंड, जो खुरंड जो जमता है चोट के ऊपर हमारा, वो किसके कारण बनता है, वो फिब्रिनोजन जो प्रोटीन है इसके कारण, और प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन हमारा, इसके कारण वो रक्त का थक्का बनता है हमारे चोट के ऊपर, जिससे हमारा खून का बहना रुक जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है, मैंने बताया था ये हमारी एंटीबॉडी का काम करती हैं, हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती हैं। इसके अलावा ये पानी के बैलेंस को, और हमारे जो पीएच है ब्लड की, और बॉडी का जो टेम्परेचर है, इसको मेंटेन करने का काम भी कौन करता है, प्लाज्मा करता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है भी प्लाज्मा के बाद ब्लड कार्पसेल्स, यानी कि ब्लड के सेल्स। तो ब्लड हो गया हमारा, ब्लड के बाद ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर दूसरा जो कंपोनेंट है, यानी कि ब्लड को हम डिवाइड करें तो ब्लड हमारा दो कंपोनेंट में डिवाइड होता है बेटा, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है हमारा ब्लड कार्पसेल्स, ठीक है। दो कंपोनेंट में हमारा डिवाइड हो गया ब्लड। अगर प्लाज्मा की बात होगी हमारी, अभी हम बात करें ब्लड कॉर्पोसेल्स की, यानी कि ब्लड के अंदर कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं,
इसका एक नाम और है, उसको कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, ये जो ब्लड कर्पसेल्स हैं इसका एक नाम और है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या नाम बेटा इनका? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कह देते हैं इनको हम, इनको ब्लड कॉर्पसेल्स भी कह देते हैं हम, इनको हम क्या कहते हैं? ब्लड सेल्स भी कह देते हैं हम। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक ये? तो ब्लड सेल्स की बात करें तो हमारे पास क्या 3 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। एक तो इरेथ्रोसाइट जिन्हें हम आरबीसी भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट जिन्हें हम डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं, प्लेटलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, इरेथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स यानी कि डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा यहाँ तक? अब हम बात करेंगे इरेथ्रोसाइट्स की, जिन्हें हम आरबीसी भी कहते हैं, जो कि ये सर्कुलर, इनकी शेप कैसी होती है? सर्कुलर होती है, ये बाइकनकेव होते हैं और डी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। अकेला न्यूक्लियस नहीं, और भी जो दूसरी जो सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं, जैसे कि राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं आरबीसी के अंदर। क्यों नहीं होती हैं? इसका बड़ा एक मेन रीजन है बेटा, क्योंकि इनका काम होता है ऑक्सीजन को लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आना। अगर इनके पास ये सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती तो इनकी जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन को ले जाने की वो काफी कम हो जाती, जिससे क्या है जो हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन को पूरी नहीं हो पाती। इसीलिए इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, कोई भी सेल ऑर्गेनेलिज इनके पास नहीं होती है। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन की जो आरबीसी है वो डी न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि इसके पास आरबीसी नहीं होती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सेल्स हमारी बॉडी के, जो हमारे ब्लड के अंदर है, कौन से हैं? आरबीसी हैं, जो कि 5 मिलियन आरबीसी होती है पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्लड। पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्लड के अंदर 5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट होती हैं हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, आरबीसी के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, कोई बता चुका हूं आपको। सिर्फ इसके पास क्या होता है? एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, इसे कहते हैं हेमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? हेमोग्लोबिन। ठीक है, एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, प्रोटीन होती है, जिसे हम कहते हैं हेमोग्लोबिन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन को ले जाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब आती थी मेन पॉइंट और हमारा आता है इसके अंदर कि आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या है भाई। आरबीसी बनने से लेकर, जब बनने के बाद उसका जो खत्म होने का जो समय है, यानी कि इसका जीवन काल कितना है आरबीसी का, वो कितना है? 120 दिन का। कितना है बेटा? 120 दिन तक आरबीसी जिंदा रहती है हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये टूट जाती हैं, स्प्लीन में जाती हैं, और स्प्लीन में जाने के बाद उसको क्या है, उसको जो आरबीसी है इसको तोड़ दिया जाता है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, ताकि नए आरबीसी हम बना सके उससे। ठीक, हमारी बॉडी नई आरबीसी बना सके। ठीक है, कहां पर जाती है बेटा? वो जो आरबीसी मरने खत्म होने के बाद जब उनका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, वो कहां जाती हैं? वो जाती हैं स्प्लीन के अंदर। कहां जाती हैं बेटा? स्प्लीन के अंदर जाती हैं। इसके कारण स्प्लीन को हम क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, कब्रिस्तान कहते हैं आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान। तो ये बात नोट कर लेना कि स्प्लीन को क्या कहते हैं? हम ग्रेवयार्ड कहते हैं आरबीसी का। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो आरबीसी का फंक्शन क्या है? वो ट्रांसपोर्टेशन काम होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, ऑक्सीजन लेके जाती है और CO2 को वापस लेके आती है। क्लियर बेटा यहाँ तक ये? सेकंड हमारे पास है ल्यूकोसाइट, जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ये कैसी होती है? एमोइबॉइड होती है। एमीबा आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में, 8th में देखा होगा, 7th में देखा होगा, तो एमोइबॉइड होती है, एमीबा जैसी शेप की होती है, इसलिए एमोइबॉइड होती है। इनके पास न्यूक्लियस होता है और ये व्हाइट कलर की होती हैं। क्या होती हैं? व्हाइट कलर की होती हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ठीक है, और ये लार्जर साइज की होती हैं, मगर आरबीसी से बड़ी होती है, मगर इनका जो नंबर होता है आरबीसी से कम होता है, 7000 पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्लड के अंदर। ठीक है, तो आरबीसी हमारे पास कितनी थी पर क्यूबिक मीटर क्यूब के अंदर ब्लड के अंदर? 5 मिलियन। तो यहाँ पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्लड के अंदर कितना हमारे? 7000 डब्ल्यूबीसी, यानी कि उससे कम होती हैं, साइज में बड़ी होती हैं, और इनके पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अगर हम टाइप्स की बात करें, ल्यूकोसाइट्स की टाइप की बात करें तो ग्रेन्यूल के बेस के ऊपर
ठीक है। ग्रेन्यूल एक प्रोटीन का ग्रेन्यूल प्रेजेंट होता है, डब्ल्यूबीसी के जो होती है उसके अंदर ग्रेन्यूल एक दाना से प्रेजेंट होता है डब्ल्यूबीसी के अंदर। उसके बेस पर हम ल्यूकोसाइट को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी वो होगी जिसके पास वो ग्रेन्यूल प्रेजेंट होगा, और एक कैटेगरी हमारी कौन सी होगी जिसके पास ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, जिसके पास ग्रेन्यूल है वो कहलाएगा ग्रेन्युलोसाइट, जिसके पास ग्रेन्यूल नहीं है वो कहलाएगा एग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, तो एग्रेन्युलोसाइट फर्दर हमारे तीन प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स जिसे हम इओसिनोफिल्स भी कहते हैं, और हमारी कौन सी है बेसोफिल। ठीक है, अब न्यूट्रोफिल की बात करें, न्यूट्रोफिल वो सेल्स होती हैं ग्रेन्युलोसाइट्स की जो कि ना ही वो एसिडिक स्टेन के द्वारा ना ही बेसिक स्टेन के द्वारा हम उसको स्टेन कर सकते हैं, उसको कलर्ड कर सकते हैं। ठीक है, जो इओसिनोफिल होती हैं इनका नाम क्यों पड़ा ऐसा इओसिनोफिल, क्योंकि दी सेल्स आर स्टेन्ड बाय एसिडिक स्टेन्स। एक डाई होती है, डाई के द्वारा उसको हम कलर कर सकते हैं, और वो डाई का नाम क्या इओसिन, इसलिए इसको इओसिनोफिल कहते हैं। वैसे हमारे क्या बेसोफिल, बेसोफिल को क्या करते हैं हम, बेसिक जो डाइज होती हैं उसकी मदद से उसको स्टेन कर सकते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा बेसोफिल। अब हम बात करें एग्रेन्युलोसाइट की, ये दो प्रकार की होती है बेटा हमारी, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे बारी बारी दोनों की। तो सबसे पहले यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा है आपको आरबीसी का, आप देख सकते हो ये जो सरफेस दिख रहा है सेंटर में ये कनकेव सरफेस है, तो दोनों तरफ से हमारा कनकेव होता है, इसीलिए ये बाइकनकेव होता है, डिस्क होती है, कोई न्यूक्लियस नहीं होता, और ये क्या करता है ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। ये आपकी शेप होगी किसकी, आरबीसी की। नेक्स्ट हम बात करेंगे ल्यूकोसाइट्स की, तो दो तरह की बताई थी, एग्रेनुलर और हमारी कौन सी है ग्रेनुलर। तो एग्रेनुलर हमारी दो तरह की होती है, हमारी एक तो होती है लिम्फोसाइट, एक हमारी मोनोसाइट। ठीक है, एग्रेनुलोसाइट को फर्दर हम दो सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, और ग्रेनुलोसाइट को भी हम क्या तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल एंड इओसिनोफिल्स। ठीक है, टोटल जो कंपोजिशन है ल्यूकोसाइट के अंदर, लिम्फोसाइट का 20 से 25% है, मोनोसाइट का 3 से 8% है, और यहाँ पर बेसोफिल की बात करें 0.5 से 1% हमारा बेसोफिल मिलते हैं टोटल ल्यूकोसाइट के अंदर। 60 से 70% अब क्या देखने को मिलेगा न्यूट्रोफिल, और 2 से 4% क्या मिलेंगे आपको इओसिनोफिल्स आपको देखने को मिलेंगे टोटल ल्यूकोसाइट्स के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा और डिटेल स्ट्रक्चर दिख रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है। नीचे आपके क्या है, ये ग्रेनुलोसाइट है, मोनोसाइट और ये लिम्फोसाइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका जो ग्रेनुलोसाइट है देख सकते हो न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, ये तो एक लोब यहाँ पर नजर आ रही है आपको, एक लोब ये है, एक लोब ये है, तो एक लोब ये है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है किसका, न्यूट्रोफिल का। न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो होता मल्टी लोब्ड होता है, कैसा होता है मल्टी लोब। और इओसिनोफिल का यहाँ पर दो लोब नजर आ रही हैं, तो ये बाइलोब्ड है, और यहाँ पर क्या एक ही लोब है, तो ये सिंगल लोब होता है हमारा, को ज्यादा लोब होते नहीं है, सिंगल लोब होता है यहाँ पर। ठीक है, और ये साइड में आप दाने देख रहे हो आपको, दीज आर द ग्रेन्यूल्स, जिसके बेस पर हमने क्या किया था, ल्यूकोसाइट को डिवाइड किया दो कैटेगरी में, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट के अंदर। तो बेसोफिल के अंदर क्या होता है, बड़े बड़े ग्रेनुल्स होते हैं जो आसानी से नजर आ जाते हैं, और इओसिनोफिल में थोड़े और छोटे होते हैं ग्रेन्यूल्स, और न्यूट्रोफिल में जो ग्रेन्यूल्स का साइज काफी छोटा होता है जिसको हम आसानी से देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको न्यूट्रोफिल का, इओसिनोफिल का, बेसोफिल का। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फंक्शन क्या है ल्यूकोसाइट्स का। अगर हम न्यूट्रोफिल की बात करें, जो न्यूट्रोफिल्स है वो चीफ फैगोसिटिक सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, जिन्हें हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहते हैं, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहते हैं। फैगोसिटिक सेल्स का मतलब है कि ये जो फॉरेन जो सेल्स होते हैं, यानी कि जो डिजीज कॉजिंग जो बैक्टीरिया होते हैं उनको खा जाते हैं ये। ठीक है, उनको तोड़ के, उनको जो पार्ट्स होते हैं उनको तोड़ के खा जाते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं फैगोसिटिक सेल कहते हैं। ठीक है, यानी कि डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हमारी बॉडी में उनको ये खा जाते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं फैगोसिटिक सेल कहते हैं। ठीक है, अगर हम एसिडोफिल सेल की बात करें, यानी कि ये जो सेल्स हैं एसिडोफिल सेल्स, ये अगेंस्ट एलर्जी काम करते हैं, और
पैरासिटिक जब इन्फेक्शन होती है उस दौरान ये जो एसिडोफिल सेल हैं ये अपना काम करते हैं। कौन कौन सी कंडीशन होगी? एलर्जी के दौरान और पैरासिटिक जब अटैक होता है हमारी बॉडी के ऊपर उस दौरान क्या है, एसिडोफिल अपना काम करते हैं। ठीक है, और ये जो एसिडोफिल्स हैं ये जो चोट लगती है उनको ठीक करने में मदद करते हैं। कौन है? एसिडोफिल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बेसोफिल सेल्स की बात करें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंटीकोगुलेशन के। ठीक है, एंटीकोगुलेशन का मतलब है ये हमारी ब्लड को जमने नहीं देता है बॉडी के अंदर। बात समझ में आ रही है बेटा? ये बेसोफिल सेल्स क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। ठीक है, और ये क्या सिक्रेट करता है? हेपरिन। क्या करता है? एक हेपरिन हमारी प्रोटीन है, हेपरिन जो प्रेजेंट होती है हमारी ब्लड के अंदर, जो क्या करता है, ब्लड को जमने नहीं देता है। वो एंटीकोगुलेंट है और उसको सिक्रेट कौन करता है बेटा? बेसोफिल सेल्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मोनोसाइट्स, जो क्या है, एक्ट एज ए नेचुरल स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? जो टूटे फूटे पार्ट्स होते हैं किसी बैक्टीरिया के, किसी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के या किसी सेल्स के, जो कि हार्मफुल हो सकते हैं हमारी बॉडी के लिए, उनको साफ करने का काम करते हैं, उनको खत्म करने का काम करते हैं मोनोसाइट्स। इसीलिए यहाँ पर कहा, क्या नाम दिया गया उनको? स्कैवेंजर्स। क्या नाम दिया है? स्कैवेंजर्स। जैसे कि वल्चर वगैरह होता है, जो मरे हुए जो जीव होते हैं उनको खाने का काम करता है, उनको खत्म करने का काम करते हैं, वो स्कैवेंजर्स होते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में मोनोसाइट्स होते हैं, जो डेड सेल्स हैं, जो डेड सेल किसके, जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके सेल्स को खत्म साफ करने का काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर से, इसलिए उन्हें कहा गया है स्कैवेंजर्स। ठीक है, नेक्स्ट लिम्फोसाइट्स, जो कि क्या है, एंटीबॉडीज को बनाने का काम करती हैं। हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने में मदद करने का काम करती हैं। दो तरह की होती है हमारी, दो तरह के लिम्फोसाइट हमारे दो तरह की होते हैं, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लिम्फोसाइट्स की बात करें तो दो तरह की लिम्फोसाइट्स होती है, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, क्लियर है बेटा? ये जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये मेन होते हैं जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे लड़ने का काम करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स। और बी सेल्स क्या करते हैं, ये आगे फर्दर एंटीबॉडी बनाने का काम करती हैं। क्लियर है बेटा? ये तो टी सेल्स लड़ाई करते हैं डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके साथ, और बी सेल्स क्या करती है, ये फर्दर एंटीबॉडी लगातार बनाती रहती हैं ताकि हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म बना रहे। ठीक है, अब आती है लास्ट हमारे थर्ड हमारे क्या, ब्लड प्लेटलेट्स हैं। तो ये जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं सबसे स्मॉलेस्ट होती हैं जितने भी सेल्स प्रेजेंट हो हमारे ब्लड के अंदर, और ये क्या होते हैं, साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स, यानी कि ये टूटे हुए पार्ट्स होते हैं सेल्स के, जो हमारी ब्लड के अंदर क्या है फ्लो करते रहते हैं, और जो कि क्या करते हैं, क्लोटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि क्लॉट फॉर्मेशन का काम करते हैं। यानी कि हमारी जब चोट लगती है तो वहां से जो खून बहता है उसको रोकने का काम करते हैं, और वहां पर एक रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्लॉट कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो ब्लड क्लोटिंग का काम करती हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ये नेक्स्ट हम बात करेंगे लिम्फ के बारे में, जो हमारा लास्ट टॉपिक है वस्कुलर टिश्यू का। लिम्फ क्या होता है, इसको हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, क्योंकि ये टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होता है। क्या होता है? टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होता है। इसे मिडल मैन भी कहते हैं, इसके हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं टिश्यू फ्लूइड? क्योंकि ये सेल्स और टिश्यूज के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होती है वहां पर प्रेजेंट होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, कलरलेस क्यों होता है? क्योंकि इसके पास आरबीसी नहीं होती, इसके पास क्या आरबीसी नहीं होती है, और ब्लड होता है उसके पास आरबीसी होती है। बाकी लगभग जो केमिकल जो कंपोजिशन होती है लिम्फ की वो ब्लड जैसी होती है। ठीक है, सेम डब्ल्यूबीसी वहां पर भी होती है, डब्ल्यूबीसी यहाँ पर भी होती है। तो कुछ प्रोटीन्स यहाँ पर थोड़े अलग होती हैं, आरबीसी जो ब्लड है हमारा उससे प्रोटीन थोड़ी अलग होती है, कम होती है हमारे यहाँ पर लिम्फ के अंदर। ठीक है, मगर जो कंपोजिशन हमारी लगभग सेम होती है एक्सेप्ट आरबीसी, आरबीसी को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा यहाँ तक? ये तो लगभग बात करें हमारी जो बॉडी की एक जो एवरेज मैन है उसके अंदर क्या 2 लीटर हमारा क्या लिम्फ प्रेजेंट होता है पूरी बॉडी के अंदर। अगर हम ब्लड की बात करें तो 5.5 लीटर ब्लड, 5 से 5.5 लीटर ब्लड हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। एक हेल्दी जो ह्यूमन बीइंग होगा
उसकी बॉडी के अंदर 5 से 5.5 लीटर का ब्लड प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर। लिम्फ की बात करें तो हमारे कितना आ गया 2 लीटर। ठीक है, क्लियर है बेटा ये। और मैंने कहा कि इसको मिडल मैन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मिडल मैन? क्योंकि जो हमारा जो ब्लड जो वेसल्स हैं उनके बीच में और टिश्यू के बीच में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है। सेल्स और टिश्यू से वेस्ट लेके वो ब्लड वेसल में डालता है और ब्लड वेसल से जरूरी चीजें लेके आके यानी न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेके आता है और वो टिश्यू और सेल को क्या है प्रोवाइड करता है। इसीलिए हम लिम्फ को मिडल मैन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है बेटा ये। अगर हम लिम्फ की बात करें केमिकल कंपोजिशन, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि ब्लड जैसी होती है मगर इसके पास आरबीसी नहीं होती है, तो फिर भी जो 2 कंपोनेंट होता है हमारे लिम्फ के, हमारे को होता है प्लाज्मा, एक हमारे पास क्या है बेटा प्लाज्मा होता है, एक हमारे पास क्या होता है कर्पसेल्स, एक हमारे पास क्या होते हैं प्लाज्मा एंड कर्पसेल्स। ठीक है, और बाकी जो प्रॉपर्टीज है हमारी लगभग सेम होती है ब्लड के, किसकी, लिम्फ की। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये जो ज्ञान का जो बंटवारा हो रहा है, ज्ञान का जो बहाव हो रहा है, बह रहा है, ये हर किसी के पास पहुंचे। और साथ ही बेल आइकन में क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको क्या रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे।